काली रात का रहस्य। सर्दियों की वह रात थी जब बर्फीली हवाएं पूरे गांव में तांडव मचा रही थीं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भीमकुंड में हर कोई शाम ढलते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाया करता था। कहा जाता था कि पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में रात के समय कोई दिखाई नहीं देता, बल्कि महसूस होता है। गांव के एक किनारे पर खंडहरनुमा हवेली थी, जिसे सब काली हवेली के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात 12 बजे एक औरत की चीखें गूंजती हैं। उसकी परछाई दरवाजों पर चलती है, लेकिन खुद कोई नहीं दिखता। प्रवेश एक नई लड़की का। दिल्ली से आए 25 वर्षीय लड़की नैना गांव में रिसर्च के लिए आई थी। उसे डर की कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। उसका इरादा था गांव की उस काली हवेली के पीछे के रहस्यों को उजागर करना। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बिटिया, उस हवेली में जो गया कभी वापस नहीं आया। वो जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। मगर नैना नहीं मानी। हवेली में पहला कदम। रात के ठीक 11:15 बजे नैना अकेले टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़ी। रास्ते में झाड़ियों की सरसराहट, जंगली जानवरों की आवाजें और ठंडी हवा की सनसनाहट उसे विचलित नहीं कर पाई। जैसे ही उसने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, एक सड़ी हुई बदबू ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर काई जमी थी, छत से जाले लटक रहे थे, हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। वो औरत कौन थी? रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, तभी उसे ऊपर वाले कमरे से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। डरते डरते वो ऊपर गई। एक टूटी हुई खिड़की के पास एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। नैना बोली, कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। आंखें काली थीं, जैसे गहराई में खींच ले जाएं। उसके होंठ सिले हुए थे और उसके गले से निकली चीख इंसानी नहीं, किसी जानवर की तरह थी। दरवाजे बंद हो चुके थे। नैना ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों के पास दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। खिड़कियां खुद टूटकर गिरने लगीं। हवेली अब जिंदा हो चुकी थी। फर्श पर अजीब अजीब आकृतियां बननी शुरू हो गईं। दीवारों से खून रिसने लगा। नैना की टॉर्च अचानक बुझ गई। अंधेरे में केवल उस औरत की सांसें सुनाई दे रही थीं, जो अब नैना के बहुत करीब थी। नैना अब कोई और थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली की छत पर एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में, लंबे बालों वाली। उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन सबने उसकी आंखें देखी, बिल्कुल काली और निर्जीव। कोई नहीं जानता कि वो नैना थी या उस हवेली की नई मालकिन। काली रात का रहस्य भाग 2 अंतिम भाग। पिछले भाग से आगे। नैना अब उस हवेली की छत पर खड़ी थी। सफेद साड़ी, काले बाल और निर्जीव आंखें, कुछ वैसा ही रूप जैसा सालों पहले उस औरत का बताया गया था जो हवेली में मारी गई थी। गांव वाले सहमे हुए थे। कोई उस हवेली की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। किसी को नहीं पता था कि नैना अब जिंदा है या वह कुछ और बन चुकी है। 13 साल पहले की घटना। भीमकुंड गांव की हवेली कभी एक अमीर जागीरदार की थी, वीरभद्र सिंह, जिसकी पत्नी रतनमाला बहुत खूबसूरत थी। गांव में अफवाह थी कि वीरभद्र किसी तांत्रिक विद्या में लिप्त था। उसे अमरता चाहिए थी। उसने रतनमाला की बलि देकर तांत्रिक यज्ञ किया था, चंद्रग्रहण की रात, इसी हवेली में। मगर रतनमाला की आत्मा वहीं बंध गई। तांत्रिक क्रिया अधूरी रह गई। तब से हर चंद्रग्रहण की रात वह आत्मा किसी नए शरीर की तलाश में निकलती है, ऐसा शरीर जो जिज्ञासु हो, निडर हो और अकेले आए। नैना वही थी। रात की सच्चाई। नैना को हवेली में जिस औरत ने डराया था, वह रतनमाला की आत्मा थी। लेकिन रतनमाला का मकसद डराना नहीं था। वह अपना अधूरा यज्ञ पूरा करना चाहती थी, किसी नए शरीर के माध्यम से। जैसे ही नैना ने खिड़की से देखा था, उसकी आंखें रतनमाला की आंखों से मिली थीं। उसी पल उसकी आत्मा अलग हो चुकी थी और शरीर पर रतनमाला ने कब्जा कर लिया था। नैना की आत्मा अब हवेली में भटक रही थी। वह चीख रही थी, मदद मांग रही थी, मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। गांव में डर फैलने लगा। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। लोगों के जानवर गायब होने लगे। हवेली से रात के 12 बजे संगीत की धुन और स्त्री की हंसी सुनाई देती। एक बच्चे ने बताया, दीदी ने मुझे बुलाया, मगर जब मैं पास गया तो उसका चेहरा उल्टा था। गांव के पुजारी पम विद्याशंकर, जो 70 वर्ष के थे, उन्होंने घोषणा की, यह आत्मा अब जाग चुकी है। इसे रोकने के लिए हमें वही यज्ञ फिर से पूरा करना होगा, लेकिन धर्म और शुद्ध आत्मा से, तंत्र से नहीं। अंतिम यज्ञ की तैयारी। पम विद्याशंकर ने तय किया कि पूर्णिमा की रात वे हवेली में जाकर अंतिम यज्ञ करेंगे, जिससे रतनमाला की आत्मा को मुक्ति दी जा सके और नैना की आत्मा वापस बुलाई जा सके। वो अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर हवेली पहुंचे। पूरी हवेली स्याह अंधेरे में डूबी हुई थी। हवाओं में तेज गंध थी, जैसे जले हुए बालों और चर्बी की मिलीजुली बदबू। उन्होंने यज्ञ शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ी, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगीं। खिड़कियों से खून की बूंदें टपकने लगीं।
तभी सीढ़ियों से नीचे उतरी एक लड़की, बिल्कुल वैसी जैसी नैना थी, पर अब उसकी चाल अलग थी। चेहरा निष्प्रभ, आंखें गहरी और डरावनी। रतनमाला वीएस नैना की आत्मा। रतनमाला ने यज्ञ को रोकने की कोशिश की। कमरे में तूफान उठ गया। हवाएं ऐसी चलने लगी कि सब कुछ उड़ने लगा। मगर तभी एक तेज रोशनी के साथ नैना की आत्मा प्रकट हुई, एक सफेद चमक में लिपटी। उसने रतनमाला से कहा, तू मुझे अपना बना चुकी है, लेकिन मेरी आत्मा आजाद है। मैं अपने शरीर को वापस लेने आई हूँ। दोनों आत्माओं के बीच संघर्ष शुरू हुआ। हवेली थरथरा उठी, दरवाजे फट गए, छत से लटके पंखे अपने आप घूमने लगे। चीखें, रोने की आवाजें और न जाने क्या क्या। यज्ञ की आहुति के अंतिम शब्द के साथ ही एक जोर का विस्फोट हुआ। सब कुछ अचानक शांत हो गया। सुबह की शुरुआत। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो देखा नैना बेहोश पड़ी थी, मगर जिंदा थी। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। विद्याशंकर ने बताया, रतनमाला को मुक्ति मिल गई है और नैना अब सिर्फ नैना है। हवेली अब वीरान थी, मगर अंदर एक कोने में एक पुरानी पायल पड़ी थी, वैसी ही जैसी रतनमाला पहना करती थी। क्या सब खत्म हो गया? कई साल बीत गए। नैना वापस दिल्ली लौट गई, लेकिन आज भी जब वह रात को सोने जाती है, उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मेरा शरीर तो तेरा हो गया, पर क्या आत्मा भी?